फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के अंदर 5 योजनाएं चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी। पहला था दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आज इसका थोड़ा सा और उसको बता देता हूँ कि दोआब यानी गंगा यमुना के जो बीच का जो क्षेत्र था वो उपजाऊ जमीनें थी। उपजाऊ जमीन होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने उस क्षेत्रों पर कर वृद्धि कर दी। अब इतिहासकारों ने जो कर वृद्धि की थी वो अलग अलग इतिहासकारों ने उसका अलग अलग वर्णन दिया। अब कुछ इतिहासकार कहता है कि वो 2 गुना की थी, कुछ कहता है 3 गुना की थी, कोई 10 गुना बताता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व में वृद्धि करती गई, लेकिन उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की, तो दोआब में कर वृद्धि करते ही उस क्षेत्र पर अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने की वजह से वहाँ की जनता कर देने में समर्थ हुई। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अधिकारियों को कर वसूलने के लिए कठोरता का पालन करवाया, तब उन्होंने कठोरता से उनको पीटा, और ऐसे क्षेत्र में फिर उपद्रव हो, जैसे बरन, डलमाऊ और कन्नौज, ऐसे क्षेत्र में उपद्रव होने शुरू हो गया। और जब उपद्रव शुरू हो गया तो वहाँ की जनता में एक उपद्रव की वजह से कर देने में समर्थ हो गए। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस बात का जायजा लिया कि वाकई में जनता में कर क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहाँ उन्होंने देखा कि अकाल की वजह से कुछ लोग परेशान हो गए थे, कुछ अपने शहर छोड़कर भाग गए थे। ऐसी स्थिति में जब उनको पता चला कि वाकई में अकाल की वजह से वो कर देने में समर्थ है, तब वहाँ उन्होंने उनके लिए ऋण देना शुरू कर दिया। कोई बावड़ी तालाब बनवाई, और कोई बावड़ी तालाब बनवाने की वजह से जनता को राहत कार्य अपनाए, इससे जनता में कुछ और बीज फसल खरीदने के लिए उन्होंने ऋण भी दिए। तो ऐसा बताया जाएगा कि उसमें वो अकाल उस समय पर सही नहीं प्रयोग किया गया था, इसकी वजह से ये दोआब कर में वृद्धि असफल हुई। इसके बाद में जो दूसरा है वो है राजधानी परिवर्तन। दूसरा क्या है? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन की अपन बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से देवगिरी, इसे दौलताबाद हो गया। दौलताबाद यानी कि दिल्ली से कहाँ जाना है? देवगिरी, यानी कि जो इसके जो दूरी है वो 700 मील के लगभग है। यानी कि जो ये दूरी थी 700 मील के लगभग में थी। अब वो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तन क्यों करना चाहता है, इसके बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। बर्नी कहता है कि सुल्तान दक्षिण में प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना था। बर्नी कहता है वह दिल्ली में, एक मिनट, इनको अपन क्या कहते हैं,
दूसरा है राजधानी। राजधानी परिवर्तन। तो इतिहासकारों में इसमें काफी मतभेद रहा है। बर्नी कहता है कि जो सुल्तान देवगिरी को दारुल मुल्क बनाना था। बर्नी क्या कहता है? सुल्तान देवगिरी को दारुल मुल्क बनाना चाहता था, यानी कि हिंदुओं के राज्य के स्थान पर मुसलमानों का एक मुल्क, एक मुसलमानों का राज्य बनाना, क्योंकि उसका विचार था कि यह स्थान सल्तनत के केंद्र में। उनका विचार था, क्या विचार था? कि यह स्थान इसके केंद्र में है। कहाँ पर है? केंद्र में। वो जानता था कि उसका ये विचार, उसका यह स्थान कहाँ पर? इसके केंद्र में। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ की, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ की, सतगांव, सोनारगांव, तिलंग, महावर, द्वार समुद्र, तिलंग, महावर, द्वार समुद्र, और काम्पिल से समान दूरी पर है। यानी कि यह सब दिल्ली, गुजरात, लखनऊ की, सतगांव, सोनारगांव, तिलंग, महावर, द्वार समुद्र, काम्पिल से समान दूरी पर स्थित है। इसीलिए वो दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद की देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है। ये कौन कहता है? इतिहासकार बर्नी कहता है। कौन कहता है? इतिहासकार बर्नी। इतिहासकार बर्नी, इसको इतिहासकार बर्नी कहता है कि सुल्तान देवगिरी को दारुल मुल्क बनाना चाहता था या घोषित करना चाहता था, क्योंकि उनका विचार यह था कि यह स्थान उसके केंद्र में स्थित है। इब्न बतूता के अनुसार राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था। इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता क्या कहते हैं? इब्न बतूता कि वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। क्यों दंडित करना चाहता था दिल्ली की जनता? क्योंकि दिल्ली की जो जनता थी उसको चोरी छिपे, यानी कि उसको चोरी छिपे गाली गलौज पत्र डालते थे। गाली गलौज
पत्र डाल दिया, इसलिए दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। प्रोफेसर हबीबुल्ला लिखता है, प्रोफेसर हबीबुल्ला लिखता है, प्रोफेसर हबीबुल्ला लिखता है कि वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का विकास तथा दक्षिण की संपन्नता एवं शासन की सुविधा की दृष्टि से देवगिरी को राजधानी बनाना था। वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का विकास, वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का विकास, वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का विकास तथा दक्षिण की संपन्नता एवं शासन सुविधाओं की दृष्टि से, दक्षिण की संपन्नता एवं शासन सुविधा की दृष्टि से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। ये कौन कहता है? प्रोफेसर हबीबुल्ला। डॉक्टर मेहंदी हुसैन के अनुसार दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का केंद्र, डॉक्टर मेहंदी हुसैन क्या कहता है कि वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन की। गॉर्डन ब्राउन क्या कहता है? मंगोलों के निरंतर आक्रमण से साम्राज्य की जो राजधानी का जो केंद्र उत्तरी भारत से खिसककर धीरे धीरे दक्षिण भारत बन गया। निरंतर आक्रमण से साम्राज्य की राजधानी का युद्धों का केंद्र साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उत्तर भारत से खिसक कर दक्षिण
बन गया। यानी कि गॉर्डन ब्राउन कहता है मंगोलों के निरंतर आक्रमण से साम्राज्य का राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उत्तर भारत से खिसककर दक्षिण भारत हो गया। इन मतों के आधुनिक इतिहासकार ने लिखा कि दिल्ली बड़ी संख्या के लोग दौलताबाद अवश्य गए, परंतु दिल्ली पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। डॉक्टर ए के निजामी लिखते हैं कि समझ जनता को जाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि केवल सरदार, शेख, उलेमा, उच्च वर्ग के व्यक्ति ही दौलताबाद जाने का आदेश दिए। डॉक्टर के ए निजामी यानी कि उन्होंने प्रत्येक जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने प्रत्येक जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्हीं लोगों को, जैसे शेख है, उलेमा है, सरदार है और उच्च वर्ग है, कौन, जैसे शेख है, उलेमा है, सरदार है या उच्च वर्ग के लोग, ये कौन कहता है? डॉक्टर के ए निजामी। लेकिन बर्ने कहता है कि उन्होंने प्रत्येक जनता को वहां पर जाने का आदेश दिया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना बनाई, दिल्ली से जब दौलताबाद जाए वहां पर सड़कें बनवाई और ठहरने के लिए उन्होंने प्याऊ लगवाए, खाने की व्यवस्था करी, बाजार, छोटे मोटे बाजार लगवाए और दिल्ली से दौलताबाद जाने को उन्होंने आदेश दिया। उच्च वर्ग के कर्मचारियों को उन्होंने मकान बनाने के लिए पैसे भी दिए और साथ ही दिल्ली के जो मकान उनका मुआवजा भी दिया गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली की जनता दौलताबाद जा रही थी और वहाँ पर वहाँ का उनका वातावरण और अनुकूल वातावरण उनके लिए सूटेबल नहीं हुआ और दिल्ली की जो जनता थी उसका जो वातावरण वहाँ का सही नहीं लगा, तो उन्होंने फिर बर्ने कहता है कि जब दिल्ली का जायजा लिया गया, दिल्ली का अपने गुलामों के द्वारा जायजा लिया गया, तो वहाँ केवल 2 व्यक्ति मिले, यानी कि एक तो अंधा और एक लंगड़ा। ऐसा बताया जाता है कि लंगड़े को मार देगा और अंधे को घसीट कर दिल्ली ले जाएगा, दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया था और वहाँ पर ऐसा बताया जाता है उसकी एक ही टांग जाके फूट सके। ऐसी बात है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बताया जाता है कि बर्नी वहाँ दिल्ली के अंदर एक कुत्ता और बिल्ली तक भी मौजूद नहीं, लेकिन वहाँ पूरा दिल्ली उजड़ चुका था। और जब वहाँ पर वो गए थे तो वहाँ का वातावरण उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने वापस दिल्ली आने का हुक्म दे दिया गया था। यानी कि रास्ते में कुछ लोग तो वैसे दम तोड़ के आने जाने में, इसलिए उसका ये कार्य भी ऐसा पड़ा, क्योंकि पूर्ण रूप से न तो दिल्ली उजड़ सके और न पूर्ण रूप से दौलताबादी वहाँ पर लोग जाके रह सके। यानी कि आने और जाने में लोगों को इतना नुकसान और भीषण गर्मी के द्वारा काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे वहाँ की जनता में असंतोष की भावना फैल गई। जिनकी असफलता के कारणों में यही है, सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जो राजकीय टकसाल के सिक्के, साधन, कुशल कारीगर असफलता के कारणों में उसकी यही है कि दौलताबाद राजधानी बनाने के लिए अनुपयुक्त स्थान था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव कहता है कि दौलताबाद राजधानी बनाने के लिए अनुपयुक्त स्थान था। उसका परिवर्तन का तरीका दोषपूर्ण था। उसे केवल दरबार को दौलताबाद ले जाना था, शेष लोग स्वयं अनुसरण करते हुए
वहाँ पर पहुँच जाते। अतः योजना सफलता का मूल कारण राज्य के अधिकारों का ऐसा ही होता है। जो भी हो, इस नीति में दौलताबाद बस तो नहीं सका, लेकिन दिल्ली आंशिक रूप से दोबारा बस गई। लैंड पुल ने टिप्पणी का दौलताबाद मोहम्मद तुगलक ने पद भ्रष्ट और शक्ति का स्मारक था। दौलताबाद पद भ्रष्ट और उसका स्मारक था। दौलताबाद पद भ्रष्ट और शक्ति का स्मारक था। बाद में दौलताबाद शिक्षा का केंद्र बन गया और दक्षिण भारत के चिश्ती सिलसिले की नींव दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी। शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी। यानी कि जो चिश्ती सिलसिले के अंदर निजामुद्दीन औलिया का शिष्य शेख बुरहानुद्दीन ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। इसके बाद में तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरा क्या है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन राजधानी परिवर्तन के फल तक सुल्तान ने दूसरी योजना सांकेतिक मुद्रा जारी करने था। इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा शासक था जिसने मुद्रा में उल्लेखनीय परिवर्तन किया। यानी कि इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा शासक था जिन्होंने दिल्ली के अंतर्गत मुद्रा का प्रचलन किया था। मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किया। उसने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे 2 कानी एक नया सिक्का। 2 कानी एक नया सिक्का। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के टंका और जीका चला दे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 कानी नामक एक सिक्का चलाया। दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई और दीनार नामक एक स्वर्ण मुद्रा जारी की। उसने चांदी के 140 ग्राम का टंका चांदी का 140 ग्राम का टंका 140 ग्राम का टंका या अदली चला। क्या कहते हैं? या अदली चला और एक तो मुझे टंका चलाई।
उसने सोने की मात्रा, उसने जो सोने के जो सिक्के होते थे, सोने के सिक्के, उनकी मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ाकर 200 ग्रेन कर, कितनी कर दी थी? 200 ग्रेन। पहले कितनी थी? 175 ग्रेन, और अब कितनी कर दी? 200 ग्रेन। यानी ऐसा बता रहे थे 1 ग्रेन के अंदर 65 ग्राम, तो उन्होंने 200 ग्रेन का एक सिक्का चला दिया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, क्योंकि सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। सिक्कों पर कलमा क्या होता है? ये शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के अंतर्गत सुल्तान का व्याख्यान किया जाता है, और जो नमाज पढ़ी जाती थी कलमा, उसको उन्होंने बंद करवा दिया, और जो सिक्कों पर उनका जो नाम भुलवा जाता था वो उन्होंने बंद करवा दिया। मुद्रा व्यवस्था में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे महत्वपूर्ण कार्य सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, यानी कि उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उस समय चांदी के सिक्का टंके और तांबे के जीतल कहलाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रत्येक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे के सिक्का प्रचलित करवाया, यानी कि प्रत्येक मुद्रा अरबी और फारसी दोनों भाषाओं के लेख थे। बर्नी के अनुसार सुल्तान विदेशी राज्यों को जीतना चाहता था। बर्नी के अनुसार बर्नी के अनुसार सुल्तान विदेशी राज्यों को जीतना चाहता था। इसके लिए उसने धन की आवश्यकता थी, इसीलिए उसको धन की आवश्यकता थी। साथ ही सुल्तान की उदारता और अपनेता के खजाने खाली थे, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा। नेल्सन राइट के अनुसार सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करने का एक और कारण था कि 14वीं शताब्दी में नेल्सन राइट ने कहा है कि 14वीं शताब्दी में चांदी की मात्रा, चांदी की काफी कमी हो गई, चांदी की मात्रा काफी कम हो गई थी, और संपूर्ण विश्व चांदी की कमी से जूझ गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस कठिनाई से निपटने के लिए चीन और ईरान में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के आधार पर चीन और ईरान में उसका आधार का अनुसरण करते हुए भारत में भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उस समय सोने और चांदी का अनुपात मूल्य 3 विशेषज्ञों ने अलग अलग है। एडवर्ड टॉमस 8:1 मानता है। एडवर्ड टॉमस 8:1 मानता है। कर्नल भूल 7:1 मानता है। नेशनल राइट नेबिल यानी 10:1। नेशनल राइट नेल्सन राइट नेबिल
इसको क्या मानता है? 10:1 मानता है। इनके अलग अलग इतिहास का इसके अलग अलग प्रचलन थे। कुबलाई खां तथा ईरान के गेताको खां ने प्रतीक मुद्रा चलाई थी। कुबलाई खां द्वारा सांकेतिक मुद्रा चाओ चीन में सफल रहे, परंतु ईरान के शासक गेताको खां की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल रही। यानी चीन के जो शासक की जो मुद्रा योजना थी वो सफल रही, लेकिन उसकी असफल। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और उन्होंने अपने राज दरबार के अंतर्गत बहुत सारे तांबे के सिक्के डलवा दिए और तांबे के जब सिक्के डलवा देंगे तो उन्होंने उसके राज खजाने में बहुत सारे तांबे के सिक्के, तो उस पर किसी प्रकार की मोहर नहीं लगाई थी। और जब मोहर नहीं लगाने तो लोगों के घरों में घर घर में तांबे की मुद्रा की टकसाल स्थापित हो गई। और जो राजस्व कर अधिकारी होते थे उन्होंने अपने उसके अंतर्गत सिक्के बहुत सारे डाल दिए और उनसे वो राजस्व कर चुकाते थे। साथ ही और आसपास के लोग भी उनसे ही अपने लेन देन में काम करने लगे। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें दरबार में तांबे की मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया और खुरासन के व्यापारियों ने उन तांबे की मुद्रा का प्रचलन लेने से बंद कर दिया। इसकी वजह से सांकेतिक मुद्रा को उन्होंने बंद करना, क्योंकि जो खुरासन के व्यापारी थे उन्होंने उनको जब लेना बंद कर दिया तब उसके राज दरबार जो तांबे के सिक्के डलवाए गए थे उसको उन्होंने अपने राज दरबार में वापस लेना शुरू कर दिया और उनके बदले में सोने और चांदी के सिक्के बांटना शुरू कर दिया। तो उसके राज दरबार में तांबे के सिक्के का एक ढेर लगा, पर्वत के समान ढेर लगा और आखिरकार में वो भी उनको बंद करने पड़े, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई मोहर और टकसाल चिन्ह स्थापित नहीं किया जिससे उसको वो सही तरीके से उसका प्रचलन में। लेकिन लोगों ने घर घर में अपने टकसाल बनाना शुरू कर दिया, घर घर में उसके सिक्के डाले, उस पर किसी प्रकार का राज दरबार का मोहर नहीं हुआ करती थी। इसकी वजह से वो उसको बंद करना पड़ा, उसको बहुत सारा राजकोष से पैसे भी देने पड़े। ठीक है, अगली जो है तो उसको अपन अगली वीडियो के अंदर करा देंगे।